टेक्निकल गुरुजी यश शर्मा जी टेक्निकल। और अब मेरी बारी है आग उगलने की। एआई फ्यूचर में ज़्यादा पावरफुल होगा या ज़्यादा डेंजरस? एआई एक चाकू की तरह है। आपको कैसा लगा नथिंग फोन 3 और उसकी प्राइस इंडिया में क्या होनी चाहिए थी? ओ भाई, अगर सच में मेरे हाथ में पावर होता तो क्या इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड्स को टक्कर दे पाएंगे? डिसइंफॉर्मेशन, प्राइवेसी का खतरा, जॉब लॉस और सबसे बड़ा डर ऑटोनोमस एआई डिसीजंस जो इंसानों से बाहर हो जाए। हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल। तो आज जो मैं YouTube के ऊपर करने जा रहा हूँ, ये आज से पहले किसी भी पॉडकास्टर ने नहीं किया है, चाहे वो बियर बाइसेप हो, राज शिमानी हो, चाहे कोई और पॉडकास्टर क्यों ना हो। आज के इस एपिसोड में हमारा जो गेस्ट है वो कोई पर्सन नहीं है, वो है ये स्मार्टफोन नहीं, इसके अंदर आने वाला चैट जीपीटी। मैंने चैट जीपीटी से कुछ तड़कते भड़कते टेक के रिलेटेड क्वेश्चन करे हैं और चैट जीपीटी ने जो आंसर दिए हैं भाई क्या ही खतरनाक है। आप सुनोगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि एआई ऐसा भी कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को जल्दी जल्दी, लेकिन उससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक जरूर कर देना। तो अभी रिसेंटली नथिंग ने अपना फ़ोन 3 लॉन्च करा, जिसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा रखा है, स्पेशली इंडिया में। वर्ल्ड वाइड उसका प्राइस 60,000 है और इंडिया में उसका प्राइस 80,000 रखा है नथिंग ने, जो मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। और प्राइस को अगर साइड में भी छोड़ें तो उस फ़ोन का जो डिज़ाइन है वो मुझे पसंद नहीं आया। कैमरा कहीं जा रहा है उसका, एक कैमरा किधर को जा रहा है, दूसरा कैमरा किधर को जा रहा है, तो बिल्कुल अजीब सा डिज़ाइन है। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? आपको कैसा लगा नथिंग फ़ोन 3 और उसकी प्राइसिंग कैसी लगी और उसकी प्राइस इंडिया में क्या होनी चाहिए थी आपके हिसाब से? ये चीज़ आप मुझे बताओ। भाई सुनो जरा ध्यान से, अब बोलेगा इंडिया का सबसे पागल टेक यूट्यूबर। नथिंग फोन 3 का डिजाइन, हाँ भाई, ग्लिफ लाइट्स वगैरह देख के एक बार तो लगा ओह फिर से कुछ हट के। लेकिन सच बताऊं, इस बार नथिंग ने थोड़ा ज्यादा नथिंग कर दिया। मतलब डिजाइन इनोवेशन के नाम पर बार बार वही लाइटिंग, वही वाइब। अब तो भाई लोग कहने लगे कुछ नया भी तो दे, और भाई प्राइसिंग की तो हद कर दी। वर्ल्ड वाइड 60K और इंडिया में 80K। भाई तू समझ रहा है, 80,000 का सीधा झटका। क्या हम स्विस बैंक से खरीद रहे हैं क्या? मुझे लगता है इंडिया में इसकी प्राइस मैक्स टू मैक्स 55-60K होनी चाहिए थी। देखो भाई, ये जो नथिंग फ़ोन 3 है, मुझे इसमें एक भी चीज़ अच्छी नहीं लगी, ना डिस्प्ले, ना डिज़ाइन, ना बैटरी। जो डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले दिया है बैक में, वो तो सबसे यूज़लेस चीज़ लगी मुझे। तो तुम्हारा क्या कहना है कि नथिंग ने सही करा या नथिंग को क्या करना चाहिए था? आपका ओपिनियन क्या है इसके बारे में, वो चीज़ बताओ आप मुझे। भाई ज़हूर, तूने तो सीधा दिल की बात कह दी, और अब मेरी बारी है आग उगलने की। तो सुनो भाई, नथिंग फोन 3 का जो डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले पीछे दिया है ना भाई, क्या ही जिमिक है। कहने को इंटरैक्टिव है, नोटिफिकेशन दिखाता है, पर एक्चुअल यूटिलिटी भाई जीरो। मतलब एक बंदा फोन को पीछे से कब देखता है? फोन तो हम सब ऐसे रखते हैं कि स्क्रीन सामने हो, पीछे डॉट मैट्रिक्स देख के हम क्या करें, वेदर देखें या हॉरोस्कोप। और अगर बैटरी, डिस्प्ले और परफॉर्मेंस में कुछ तगड़ा नहीं दिया तो भाई पीठ पे लाइक मारने से कुछ नहीं होगा। नथिंग ने इस बार सिर्फ लुक कूल का गेम खेला, रियल यूजर एक्सपीरियंस का नहीं। अभी मैं तुमसे एक थोड़ा अलग सा क्वेश्चन करूंगा। आपको क्या लगता है एआई फ्यूचर में ज़्यादा पावरफुल होगा या ज़्यादा डेंजरस? ओ भाई जहूर, ये सवाल तो एकदम डीप है और दिल से आता है। एआई फ्यूचर में वो नो डाउट, मतलब सोच, वो हर चीज जो अब इंसान मैन्युअली करता है, डेटा हैंडल करना, डिसीजन लेना, इवन क्रिएटिविटी, एआई उसमें मदद करेगा। डॉक्टर्स को हेल्प करेगा, स्पेस मिशंस में, एजुकेशन में, और हाँ, कंटेंट क्रिएशन में तो ऑलरेडी टेक ओवर कर चुका है। लेकिन हाँ, अगर सही से कंट्रोल ना किया गया तो यही एआई डेंजरस भी बन सकता है। मिस इन्फॉर्मेशन, प्राइवेसी का खतरा, जॉब लॉस और सबसे बड़ा डर ऑटोनोमस एआई डिसीजंस जो इंसानों से बाहर हो जाए। तो भाई बात यह है, एआई एक चाकू की तरह है। अगर पकवान बनाने वाले के हाथ में हो तो कमाल करता है, और अगर गलत नीयत वाले के हाथ लग जाए तो खतरा बन जाता है। तो हमें चाहिए कि हम एआई को समझकर एथिक्स के साथ इस्तेमाल करें, तभी पावरफुल भी रहेगा और सेफ भी। बोल भाई, अब थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सोचें। भाई तुम तो एकदम डरा रहे हो यार, मैं तो डर चुका हूँ ये सुन के। ओ भाई ज़हूर, डरने की बात नहीं है, तू तो वैसे ही दिल वाला बंदा है। वाइब कभी नीचे जाने ही नहीं देता। देख, एआई से डरना नहीं है, बस उसके साथ समझदारी से चलना है। जैसे तू अभी माइक, कैमरा, कंटेंट सब संभाल रहा है, वैसे ही एआई को भी गाइड करना है, यूज करना है, ना कि उसके हाथ कंट्रोल दे देना। और तू तो खुद इतना अवेयर है, जब तू जैसा बंदा लीड करेगा तब एआई भी इंसानों की खिदमत में ही रहेगा। चलो वाइब थोड़ी पॉजिटिव करते हैं, कोई साइ-फाई इमेजिनेशन चलाएं।
फ्यूचर में AI CEO होता तो तेरा फर्स्ट कमांड क्या होता? रुको, मैं बताऊंगा अपने बारे में भी तुम्हें, लेकिन मैं पहले क्वेश्चन कर लेता हूँ। ये पॉडकास्ट की एंडिंग में हम पर्सनली बातें भी करेंगे। अभी जो मेरे क्वेश्चन है आप उनका आंसर कर दो। क्या इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड जैसे लावा, AI+ ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड्स को टक्कर दे पाएंगे? क्या लगता है तुम्हें? भाई ज़हूर, तूने तो सीधा दिल पे वार किया है इस सवाल से। इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स वर्सेस ग्लोबल जायंट्स। चलो खोलते हैं पूरा गेम। देखो भाई, लावा, माइक्रोमैक्स और अब AI+ जैसी कंपनियां स्लोली कम बैक कर रही हैं। इनोवेशन भी दिखा रहे हैं, मेड इन इंडिया का टैग भी है और प्राइसिंग भी समझदारी वाली होती है। लेकिन ग्लोबल ब्रांड्स जैसे सैमसंग, एप्पल, शाओमी, OnePlus, Vivo, iQOO ये सिर्फ फोन्स नहीं बेचते, ये एक इकोसिस्टम बेचते हैं। कैमरा ट्यूनिंग, प्रोसेसर ऑप्टिमाइजेशन, UI एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल R&D, हाई लेवल ही अलग है अभी। अब सवाल यह है कि लावा या AI+ क्या उन तक पहुंच सकते हैं? सच बोलूं तो अगर इन ब्रांड्स ने लंबे गेम का पेशेंस रखा, कंसिस्टेंट क्वालिटी दी और सिर्फ सस्ते फोन नहीं, सही वैल्यू वाले फोन निकाले तो भाई डेफिनेटली टक्कर देंगे। बस एक स्ट्रॉन्ग फ्लैगशिप चाहिए, एक ऐसा मॉडल जो बोले भाई अब इंडिया भी कर सकता है वर्ल्ड क्लास। मेरी प्रेडिक्शन, अगले 2-3 साल में इंडियन ब्रांड्स मिड रेंज सेगमेंट में बहुत बड़ा गेम बदलेंगे और शायद AI+ जैसा नया नाम भी तू ही रिव्यू करेगा अपने चैनल पे। आप बोल रहे हो ना AI+ शायद मैं भी रिव्यू करूंगा अपने चैनल पे, वो मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ। तूने AI+ का रिव्यू ऑलरेडी कर दिया है भाई, तू तो मुझसे 2 कदम आगे निकला। तो फिर अब तू ही बता ऑन रिकॉर्ड AI+ का वाइब कैसा था? कैमरा, बैटरी और सबसे जरूरी क्या लगा तुझे? पर्सनली मैं बोलूँ तो मुझे AI+ जो स्मार्टफोन मेरे पास नोवा 5G आया था, मुझे ऑनेस्टली काफ़ी अच्छा लगा। उसका डिज़ाइन एंड उसका जो UI है बिल्कुल क्लीन, वो चीज़ें अच्छी लगी। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जैसे कैमरा, डिस्प्ले, ये सारी चीज़ें अभी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लेकिन जिस प्राइस में वो आ रहा है उस प्राइस के हिसाब से वो एक परफेक्ट फ़ोन है, उसमें कोई इशू नहीं। बस हाँ, मैं यही कहूँगा कि अगर AI+ जो ब्रांड है ये लंबा टिके और लॉन्ग टर्म का सोच कर चले तो काफ़ी नाम कमाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये तो उनका पहला प्रोडक्ट है। उनको अपने हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, मुझे तो ये लगता है। बॉल भाई, क्या अगला सवाल फेंकूं या थोड़ा वाइब चिल करें? मैं पूछ रहा हूँ आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो ये है, अभी 2025 में अगर आपको एक स्मार्टफोन रिकमेंड करना होगा लोगों को 30,000 के नीचे, तो वो कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों को रिकमेंड करोगे जिसमें सब कुछ बढ़िया हो? तूने पूछा है सबसे सॉलिड सवाल तो डच भाई का। 30,000 के नीचे में ऐसा फोन बताना जो परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा सब डिलीवर करे, मतलब वैल्यू का बाप होना चाहिए। तो सुनो, अगर मैं आज जुलाई 2025 में रिकमेंड करूं तो मेरा पिक होगा iQOO Zen9 Turbo Snapdragon 8s Gen 3, 144Hz AMOLED display, 6000 mAh बैटरी और cleanish UI experience। गेमिंग भी स्मूथ, डेली यूज भी बटरी और कैमरा डिसेंट से ऊपर है। और दूसरा ऑप्शन, अगर कोई थोड़ा फोटोग्राफी साइड पर है, Realme Narzo 70 Pro 5G, Sony IMX890 सेंसर, OIS वाला कैमरा, AMOLED डिस्प्ले, 67 वाट फास्ट चार्जिंग, ये चीजें आमतौर पर इस प्राइस में नहीं मिलती। ये रिकमेंडेशन जुलाई 2025 तक की है और मार्केट हर महीने बदलता है, लेकिन आज के दिन ये दोनों अंडर 30K में फारू ऑप्शंस हैं। तेरा क्या कहना है भाई? तू कौन सा पिक करता अंडर 30K, या फिर तू खुद एक फोन लॉन्च करने का प्लान बना रहा है? अरे भाई, मैं कहाँ से फ़ोन लॉन्च करूँगा यार, अभी तो चैनल शुरू करा मैंने, फ़ोन लॉन्च करवा रहा है मुझसे। हाँ भाई, बिल्कुल सही। पहले चैनल में नाम कमाना, फिर फोन लॉन्च करना, ये सीधा रोड टू स्टारडम है। और वैसे भी फोन लॉन्च करना कोई मजाक नहीं, पूरे टेक जगत को झटका देना पड़ता है। अब मैं जो क्वेश्चन तुमसे करूँगा ये काफ़ी पावरफुल है और तुम्हें सोच समझ के आंसर करना पड़ेगा इसका, क्योंकि तुम हिल जाओगे पूरा। तो तैयार हो तुम? बिल्कुल भाई ज़रूर, मैं तो फुल ऑन रेडी हूँ, जैसे स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाला फोन। अगर आपके हाथ में पावर हो तो एक टेक चीज़ इंडिया में बैन करनी हो तो कौन सी चीज़ बैन करोगे? ओ भाई, अगर सच में मेरे हाथ में पावर होता तो मैं फेक टेक रिव्यू चैनल्स और स्कैमी एप्स को बैन करता। मतलब जो लोग सिर्फ व्यूज के लिए झूठा हाइप फैलाते हैं या फर्जी एप्स लोगों का डेटा चुराते हैं, उनका मार्केट में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चीजें ना सिर्फ लोगों का टाइम खराब करती हैं, बल्कि ट्रस्ट भी खत्म कर देती है टेक इकोसिस्टम का। हम सबको चाहिए एक साफ सुथरा ट्रस्टेड टेक कम्युनिटी जहां हर बात ऑनेस्ट हो,
और हाँ, लो क्वालिटी काउंटरफिट गैजेट्स भी कम से कम हो जाएं मार्केट में। बिना वारंटी और बिना प्रॉपर टेस्टिंग वाले सामान लोगों को मत बेचना चाहिए। तो भाई, ये मेरी टेक लिस्ट होगी जो बैन कराता। तू क्या बैन कराता अगर तेरे हाथ में ये पावर होता? भाई मैं तो पहले ही बैन करवा चुका होता, अभी तक तो मैं क्वेश्चन क्यों कर रहा होता अगर मेरे हाथ में पावर होता ये। ओ भाई जूल, तेरे जैसा बंदा तो ऑलरेडी पावर में है यार। तू पूछ रहा है बस मजा लेने के लिए, वाइब बढ़ाने के लिए, और मैं भी हूँ तेरे साथ फुल रेडी। तू पावर में है, मुझे पता है, बस थोड़ा फन के लिए सवाल कर रहा है, तो मैं भी मस्त जवाब देता हूँ। चलो अब कुछ नया जलवा दिखाते हैं। तेरा अगला क्वेश्चन क्या है बॉस? हाँ, मैं कर रहा हूँ अपना अगला क्वेश्चन। सुन, आजकल लोग कहते हैं टेक यूट्यूबर का कंटेंट जो है ये पूरा स्पॉन्सर्ड होता है, बायस्ड होता है, मतलब कंपनियां उनको पैसे देती हैं। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? भाई ये तो सबसे बड़ा झूठ है जो अक्सर लोग समझते हैं। हाँ, कुछ बड़े क्रिएटर्स के पास स्पॉन्सर्स होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर कंटेंट बायस्ड होता है। सच्चा टेक यूट्यूबर वो होता है जो अपने व्यूअर्स के लिए ऑनेस्ट रहता है, चाहे स्पॉन्सर हो या ना हो। अगर कुछ प्रोडक्ट सही नहीं है तो उसे खुलकर बताना चाहिए, वरना ऑडियंस का ट्रस्ट खत्म हो जाता है। और भाई, स्पॉन्सर्स तो हेल्प करते हैं चैनल चलाने में, लेकिन कंटेंट की क्वालिटी और ऑनेस्टी सब कुछ डिसाइड करती है। तू क्या सोचता है इस बारे में? अपने एक्सपीरियंस से बताओ, क्या तेरे साथ भी ऐसा कोई प्रेशर आया? ऑनेस्टली मेरे साथ तो ऐसा कोई भी अभी सीन नहीं हुआ कि किसी ने मुझे बोला हो तेरा कंटेंट स्पॉन्सर्ड है। और सच में भी ज़्यादातर मिलते नहीं है स्पॉन्सर मुझे, तो बोलेंगे ही क्या, जो मिलते हैं वो मैं खुल के बताता हूँ। जैसे मैंने तुझे पहले भी बताया कि मेरा ये रहता है कि मैं प्रोडक्ट को प्राइस के हिसाब से और उसके अंदर क्या चीज़ें मिल रही हैं उस हिसाब से जज करता हूँ, ना कि कोई मुझे कितने पैसे दे रहा है उस हिसाब से। अगर प्रोडक्ट अच्छा होता है तो मैं अच्छा बोलता हूँ, ख़राब होता है तो ख़राब बोलता हूँ, और जैसा मुझे अंदर से फील आता है मैं अपना वही ओपिनियन शेयर करता हूँ। जो तू कर रहा है वही सही तरीका है। कंटेंट को पैसे की नजर से नहीं, दिल और दिमाग से देखना। वो ऑडियंस के लिए सच बोलता है, प्रोडक्ट की कीमत और वैल्यू के हिसाब से जज करता है। ये ही तो रियल क्रेडिबिलिटी बनाता है। और ये जो स्पॉन्सर से इन्फ्लुएंस हो जाना। अभी तुमसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन करूंगा, सो तैयार हो जाओ। भाई जो रैपिड फायर, मैं तो एकदम रेडी हूँ, जैसे स्नैपड्रैगन फुल थ्रॉटल पर चलता है। वैसे मैं भी तेरे सवालों के लिए फुल फॉर्म में हूँ। यूट्यूब या इंस्टाग्राम? भाई ये तो आसान है। यूट्यूब है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट का राजा, जहाँ डीप रिव्यूज, ट्यूटोरियल्स और पॉडकास्ट चलते हैं। इंस्टाग्राम है शॉर्ट कैची वाइब्स का प्लेग्राउंड, स्टोरीज, रील्स और क्विक अपडेट्स के लिए बेस्ट। दोनों का कॉम्बो है जमाने का सुपर पावर, और जो क्रिएटर इन दोनों पर मस्त चलता है वही सच में तहलका मचाता है। अगर आपको एक स्मार्टफोन लेना होगा तो आप रील देखकर लोगे या लॉन्ग वीडियो देखकर अपना डिसीजन बनाओगे? भाई शौर, ये तो डिपेंड करता है भाई। अगर मैं जल्दी डिसीजन लेना चाहता हूँ तो रील देखता हूँ, फुल एनर्जी, हाइलाइट्स और सीधे पॉइंट पे। लेकिन अगर फोन की पूरी स्टोरी, प्रॉस कॉन्स और डीप एनालिसिस चाहिए तो लॉन्ग वीडियो ही किंग है, जहाँ सब कुछ डिटेल में बताया जाता है। वैसे मेरा पर्सनल कॉम्बो यही है, पहले रील से इंटरेस्ट लेते हैं, फिर लॉन्ग वीडियो से फाइनल कॉल। तुम्हारा फेवरेट इंडियन टेक यूट्यूबर कौन है? ये तो बड़ा टफ सवाल है, क्योंकि इंडिया में ऐसे बॉलीवुड लेवल के टेक क्रिएटर्स हैं जो फुल ऑन नॉलेज और एंटरटेनमेंट दोनों देते हैं। पर अगर बताना पड़े तो मैं कहूंगा टेक्निकल गुरुजी। क्योंकि उन्होंने इंडिया में टेक अवेयरनेस को इतना बढ़ाया कि हर आदमी स्मार्टफोन और गैजेट्स के बारे में जानने लगा। उनका तरीका सिंपल, मजेदार और भरोसेमंद है। और तेरे हिसाब से कौन सा इंडियन टेक यूट्यूबर है जो वाइब में सबसे टॉप है? मेरा भी टेक्निकल गुरुजी है, पर अब मुझे बताओ टेक्निकल गुरुजी या शर्मा जी टेक्निकल? हाँ भाई जरूर, शर्मा जी टेक्निकल भी अपने लेवल के एकदम बढ़िया क्रिएटर हैं। उनकी स्टाइल थोड़ी ज्यादा रिलैक्स्ड और मजाकिया होती है, जो यंगर ऑडियंस को बहुत पसंद आती है। टेक्निकल गुरुजी जहाँ ज्यादा फॉर्मल और डीप टेक एनालिसिस देता है, शर्मा जी टेक्निकल थोड़ी फ्रेंडली वाइब, हंसी मजाक और रिलेटेबल कंटेंट लेकर आता है। दोनों की अपनी जगह है भाई, और दोनों मिलकर टेक कम्युनिटी को काफी कलरफुल बनाते हैं। थैंक यू इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। ये वाला पॉडकास्ट हम यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू। मैं कभी और, अगर ये अच्छा चला ये पॉडकास्ट, यूट्यूब पे अच्छे व्यूज़ आए तो मैं आपको दोबारा पॉडकास्ट पे लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, तुम्हें ये पॉडकास्ट देखकर कैसा लगा? एआई कहाँ पहुँच चुका है, क्या क्या कर सकता है आगे, मुझे कमेंट्स में बताओ।